हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, आज से हम करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू। और हम जो आज की इस वीडियो में करेंगे वो करेंगे 2009 का बायोलॉजी का पीवाईक्यू। मेरे दोस्त, पीवाईक्यू करना क्यों ज़रूरी है? हर साल अगर आप 2020 से अगर आप पीवाईक्यू उठा कर देखते हो किसी भी ईयर का, तो आप देखेंगे कि 50% जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट पीवाईक्यू से ही आते हैं। ठीक है भाई, 50% जो वेटेज होता है पीवाईक्यू का होता है। मैं तो कहता हूँ कि आपको 60, कभी-कभी तो ऐसा होता है भाई 60 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड ही होते हैं। इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपको सिंपल सा करना क्या है, आपकी पीडीएफ आई थिंक अब तक हो चुकी होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले वीडियो को पॉज़ करके आप खुद से कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन बताएंगे इसमें से सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे बता दो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया था। थोड़ा सा देखो, मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा देता हूँ, आपको पता है, ताकि आपके एग्जाम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आराम से सॉल्व कर सके। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ आयरन हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है ना? आपके बेसिस पे बता रहा हूँ कि आयरन लेना हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना, आयरन किस चीज़ में हेल्प करता है। आयरन हेल्प करता है हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करने में। किसको? आपको पता है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में आरबीसी में प्रेज़ेंट होता है, उसको जो इंक्रीज़ करने में, उसको बनाने में जो हेल्प करता है, वो कौन करता है? आयरन करता है। अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। अगर जब भी आयरन की डिफिशियंसी होती है या हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब ये जब डिक्रीज होने लगते हैं, तो बताओ कौन सी बीमारी होने लगती है मेरे भाई? जो बीमारी होने लगती है एनीमिया, उसको बोला जाता है। आपसे पूछा जाता है, बताओ एनीमिया जो होता है वो किसके कमी की वजह से होता था? आपका ऑप्शन में अगर हीमोग्लोबिन होगा तो आप हीमोग्लोबिन लगाएंगे, अगर इनकेस आयरन दे दिया होगा तो आप आयरन लगाएंगे। तो एनीमिया ही आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज और, कि जो बनाना होता है मेरे भाई, इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर पोटेशियम सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। इससे सबसे ज्यादा क्या होता है? पोटेशियम होता है। उसी टाइप से अगर आप मैंगो देखोगे तो इसके अंदर विटामिन में अगर कभी पूछ लिया था, बताओ इसमें कौन सा विटामिन होता है, तो मैंगो के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपसे पूछा गया है, milk and egg makes a complete food. Milk and egg makes a complete food. Which one is the one nutrient which milk, leg and egg completed? बताएंगे इसके अंदर। बताओ, मिल्क और जो एग होता है उसको कंप्लीट फूड कहते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि मिल्क के अंदर नहीं होता है लेकिन एग के अंदर प्रेजेंट होता है? तो आप क्या बोलेंगे सर? सर ऐसा तो क्या कैल्शियम होता है? बिल्कुल सर, कैल्शियम तो मिल्क के अंदर भी होता है और एग में तो होता ही है, ये दोनों के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप बोले तो ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन बोले तो ये भी दोनों में होता है। लेकिन मेरे भाई, आयरन ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है मेरे दोस्त? ये सिर्फ एग में प्रेजेंट होता है, लेकिन मिल्क के अंदर ये चीज अब्सेंट हो जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये मिल्क के अंदर नहीं होता है, सिर्फ एग के अंदर होता है। आसान सा क्वेश्चन था, इसका आपका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था, पोलियो लाइट इज अ डिजीज। अब सिंपल सा बताओ ये कैसा डिजीज है? ये किडनी में डिजीज होने वाला है, या इंटेस्टाइन में होने वाली डिजीज है, या नर्वस सिस्टम में होने वाली डिजीज, या लीवर में होने वाली डिजीज है? मेरे दोस्त, ये डिजीज जो है ये नर्वस सिस्टम में होने वाला डिजीज है। ठीक है, ये जो सिंपल से डिजीज क्या करता है भाई, जैसे पैरालिसिस वगैरह होते हैं ना, तो वो काउज करता है कहीं ना कहीं। अगर पूछ लिया जाए, बताओ ये डिजीज क्या काउज करता है, ये डिजीज से होता क्या है? आपने सुना होगा ना, किसी को पैरालिसिस हो गया है, तो यही डिजीज की वजह से वो पैरालिसिस भी होता है। किडनी से इसका कोई लेना देना है नहीं। जब किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज आएगा तब मैं आपको उसके बारे में जरूर डिटेल में बताऊंगा। आइए से देखते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगा यार, जो लीवर है ना, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लीवर से जो डिजीज होता है, मतलब लीवर को जो मेन, वैसे तो बहुत सारे डिजीज अफेक्ट करते हैं, लेकिन जो मेन डिजीज जो अफेक्ट करता है लीवर को, क्या बोलोगे आप? सर हेपेटाइटिस है ना। हेपेटाइटिस के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जो हेपेटाइटिस डिजीज होता है ना, वो मेनली और मैक्सिमम लेवल पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा किसको, कौन से ऑर्गेन को हमारे बॉडी को डैमेज करता है? तो आप क्या बोलेंगे सर? लीवर को करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है, रॉबर्ट कोच वन द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी। रॉबर्ट कोच जो है उसको नोबेल प्राइज किस चीज के डिस्कवरी में दिया गया था? तो आसान सा है, ये सब क्या बोलेंगे सर? उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस का डिस्कवरी किया था, जिसकी वजह से उसे क्या मिला था? उन्हें नोबेल प्राइज मिला था।
ईयर वगैरह वैसे आपको नहीं पूछा पूछा जाता है। तो इसके बारे में एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ आता है। एक तो याद रखना, इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस का डिस्कवरी किया था। दूसरा इसके बारे में पूछा जाता है, बताओ जो जर्म थ्योरी है, कौन-सा थ्योरी आपने पढ़ा होगा ना? जर्म थ्योरी। तो बताओ जर्म थ्योरी देने वाले इसमें से कौन से साइंटिस्ट हैं? आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता था। आप क्या बोलोगे सर? वो जो साइंटिस्ट है वो रॉबर्ट कोच है। रॉबर्ट कोच ने ही जर्म थ्योरी दिया था। ठीक है भाई? मुझे एक चीज़ और बता देंगे आप कि जो मलेरिया है उसको डिस्कवर किसने किया था, है ना? मलेरिया को डिस्कवर करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? ये आपके लिए क्या है मेरे भाई, होमवर्क है, तो आप इसे सर्च करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? बताएंगे। देखो ये टाइप्स ऑफ सेल दिया हुआ है ना, बताएंगे सॉरी टिश्यू दिया हुआ है, इसमें से कौन सा टिश्यू जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है? तो याद रखना मेरे भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है कोलुमनार एपिथेलियल। क्या करता है भाई? कोलुमनार एपिथेलियल। मुझे बताएंगे कोलुमनार एपिथेलियल किस टाइप का टिश्यू है, इसके अंदर इसको हम कोलुमनार एपिथेलियल क्यों कहते हैं? तो मेरे भाई कोलुमनार एपिथेलियल जो होता है आपको पता है वो कैसा है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा ना, कोलुमनार एपिथेलियल कुछ इस टाइप का होता है। तो इसके बारे में एक खास बात क्या होता है कि जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसमें होता है माइक्रोविलाई, है ना? इस कोलुमनार एपिथेलियल में क्या होता है, माइक्रोविलाई। जैसे ये जो देख रहे हो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज, कि बताएंगे माइक्रोविलाई किस चीज में हेल्प करता है? ये किस चीज में हेल्प करता है भाई? ये करता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन पता है कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपसे पूछा जाता है माइक्रोविलाई बताओ किस चीज में हेल्प करता है? तो अगर आपसे कभी भी ये पूछे तो आप क्या बोलोगे? सर माइक्रोविलाई जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किस में करता है मेरे दोस्त? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब मुझे एक चीज और बताएंगे। देखो ये अब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा सिलिएटेड इपिथेलियल बताओ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैं आपको इसको वन मिनट बता, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है भैया, इसके कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है प्रेजेंट। उसी टाइप से अगर आप बोलेंगे सर क्यूबाइडल एपिथेलियल का ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये देखो ज्यादातर मैं आपको मतलब होता है ना मेन जगह किडनी में, जैसे कि अगर आपसे कभी पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा है, लार्ज में कौन है, आप क्या बोलेंगे? कोल्यूमिनार। उसी टाइप से अगर पूछा जाएगी रिस्पिरेटरी में बताओ कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? सिलेटेड। उसी टाइप से अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ किडनी में कौन सा होता है, किडनी ऑर्गन में अगर ऑर्गन का नाम देकर कभी पूछे तो आप क्या बोलोगे? सर किडनी के अंदर भी कौन सा होता है? कोल्यूमिनार एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। उसी टाइप से स्क्वैमस तो हम सब जानते हैं, आप भी आपको पता ही होगा। स्क्वैमस एपिथेलियल बताओ कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में ना, जहाँ कोई भी डक्ट वगैरह होता है ना, इस वहीं पे प्रेजेंट क्या होता है मेरे दोस्त? वहाँ पे होता है स्क्वैमस एपिथेलियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है, ए वाइट फाइब्रस प्रोटीन फाउंड इन सम कनेक्टिव टिश्यू बताओ इसमें से कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है मेरे दोस्त? जिसके अंदर प्रेजेंट है वाइट फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू होना चाहिए सबसे पहला तो ये है। मुझे ये बताओ इसमें से क्या सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं? बिल्कुल सर, सारे के सारे इसमें कनेक्टिव टिश्यू की ही एग्जांपल है। लेकिन आपसे यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है कि व्हाइट फाइब्रस बताओ किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो आपको ध्यान रखना है वो होता है कोलेजन के अंदर होता है व्हाइट फाइब्रस। चलो मुझे साथ के साथ एक चीज और बता दो, लिगामेंट जो होता है इसका मेन काम क्या है मेरे भाई? इसका मतलब कि किसको किससे कनेक्ट करता है? देखो याद रखना BLB है ना, BLB इस तरीके से याद रख लीजिएगा। मतलब कि ये क्या करता है, ये एक ऐसा लिगामेंट है जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है। किसको किससे कनेक्ट करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है, याद रखना है जी। BLB याद करने का तरीका मतलब कि बोन लिगामेंट बोन है ना, दो बोन रहेंगे, दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाले जो टिश्यू होते हैं उसको हम कहते हैं लिगामेंट। अब मैट्रिक्स है तो आपको पता है ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए फिलहाल आपको जानने की जरूरत उसमें ज्यादा है नहीं। लिक्विड पार्ट आपको पता है ये कैसा टिश्यू भाई, ये लिक्विड होता है। और प्लाज्मा बताओ, प्लाज्मा कितना परसेंट हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट आपसे पूछा जाता है, बताएंगे। ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आया हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है ये हमेशा याद रखना, ये लिक्विड कंपोनेंट होता है। और ये जो होता है मेरे भाई ये 55% प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, है ना। 55% जो देखो ब्लड है, आपको बताइए बस बताएंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे क्वेश्चन, अभी बहुत से क्वेश्चन है इस पे। ब्लड है, ब्लड को अगर आप फर्दर
डिवाइड करते हो तो एक आता है आपका ब्लड सेल आता है ना, ब्लड सेल आता है, एक होता है आपका प्लाज्मा। आपको पता है ब्लड सेल जो होते हैं मेरे भाई ये 45% होते हैं टोटल। इसके अंदर कौन-कौन सा सेल होता है, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सारे के सारे ब्लड सेल कहलाते हैं। उसी तरह से प्लाज्मा जो मेरे भाई ये होता है आपका 55%। और एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ ब्लड में कौन सा ऐसा ब्लड में जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा लिक्विड वाले पोर्शन को हमेशा ना हमेशा प्लाज्मा कहते हैं, और जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम ब्लड सेल कहते हैं। और ये 45% होता है, ये 55% होता है, बस इतना फिलहाल के लिए जरूरी है। और प्लाज्मा में एक और अगर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। प्रोटीन जैसे आपने पढ़ा होगा फाइब्रोनोजेन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस चीज में हेल्प करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 7 से पूछा है द फंक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन इज, बताएंगे पैराथ हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो हमें आप यही बता देंगे, ये जो पैराथ हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है। पैराथ हार्मोन है तो ये बताओ किस टाइप के ग्लैंड से आएगा भाई, इंडोक्राइन ग्लैंड से। हार्मोन वर्ड कभी भी आप सुन लेना, हार्मोन वर्ड कभी भी सुन लेना, आपके दिमाग में कभी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं आना चाहिए। हमेशा हमेशा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, इंडोक्राइन ग्लैंड। फिर आप फिलहाल बताएंगे कौन सा ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे कि पैराथ हार्मोन रिलीज होता है। तो आप क्या बोलेंगे सर, वो जो होता है वो पैराथायरॉइड हार्मोन है। वो कौन सा हार्मोन है जहाँ से क्या रिलीज होता है, जहाँ से पैराथ हार्मोन रिलीज होता है, आप क्या बोलेंगे सर, वो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना। याद रख लेना ये चीज, क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें पूछा बताओ इसका जो मेन फंक्शन है उसका मेन फंक्शन क्या है। तो मेरे भाई इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कैल्शियम को ऑब्जॉर्प्शन करना, है ना। कैल्शियम को ऑब्जॉर्प्शन करना, बोन हेल्थ को कैल्शियम का, ताकि बोन हेल्थ हमारा अच्छी तरीके से बना हुआ रहे। इसलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इट डेवलपमेंट द इम्यून सिस्टम ना भाई। इम्यून जो सिस्टम होता है चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर कभी भी आपको इम्यून वर्ड कभी भी आपके एग्जाम में देखने को मिले और पूछा पूछा जाएगा बताओ ये कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल करता है, तो किसके वजह से इम्यून सिस्टम होता है, आप क्या बोलोगे, हमेशा याद रखना, हमेशा, है ना, कभी चेंज ना होगा, वो थाइमस होता है। कौन सा होता है भैया, थाइमस। उसी टाइप से देखो यहाँ पे क्या, रेगुलेट द कैल्शियम द फॉस्फेट, बिल्कुल भाई यही इसका करेक्ट आंसर है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो कभी भी पूछा जाए जो कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन करने में कौन हेल्प करता है, कैल्शियम को रेगुलेट कौन करता है, तो वो आपको एक आंसर जाना है पैराथ हार्मोन। अगर यहाँ पे थायरोक्सिन होता है तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। उसका देखो यहाँ पे क्या है, टू कंट्रोल द बॉडी ग्रोथ एंड ह्यूमन डेंसिटी, बताओ ये कौन हेल्प करता है इसको। उसी टाइप से अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन है इसमें, टू कंट्रोल द रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, कभी भी मेटाबॉलिज्म वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में हमेशा जाना चाहिए सर ये जो करता है थायरोक्सिन करता है। ये कौन करता है भैया, कौन सा हार्मोन करता है, अब बोलेंगे सर ये थायरोक्सिन हार्मोन करता है। उसी टाइप से ग्रोथ हार्मोन अगर बोला जाए तो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ को कौन हेल्प करता है बॉडी में, ग्रोथ को मेंटेन कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन। और ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये रिलीज कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। तो आपको हाई होप कि समझ में आया हुआ है कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में पूछा है विच रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई। मेरे भाई बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, प्लीज इसे बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। बताएंगे कौन सा रीजन पूछा है, मतलब कि आपको ब्रेन का कौन सा वो रीजन है जो कि किसको कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो याद रखना मेरे भाई वो जो होता है क्या, सीरिबेलम होता है या सीरिबेलम होता है, तो ना ये सब कुछ नहीं, याद रखना हमेशा ये होता है मिड ब्रेन कंट्रोल करता है विजुअल रिफ्लेक्शन को, है ना। देखो ये इसके बारे में क्या रख लेना, इसके बारे में याद रख लेना दो पॉइंट इसके मैं बता देता हूँ। अगर देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन बोला है ना, अब आई तो आई मतलब विजुअल, तो विजुअल वाला रिफ्लेक्शन कोई भी होता है विजुअल रिफ्लेक्शन, तो वो हमेशा ना हमेशा कंट्रोल कौन करेगा, मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कल होके कि बताओ जो इंटेलिजेंस होता है, जो इंटेलिजेंस होता है, मेमोरी होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, थिंकिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कौन करता है, कभी भी इसे पूछे थिंकिंग हो गया, जैसे आप क्या सोच रहे हो, किस टाइप से सोच रहे हो, थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, है ना, याददाश्त हो गया, ये सारा जो कंट्रोल करता है ये आपका सीरिब्रम वाला पोर्शन करता है। उसी टाइप से देखो ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, अगर पूछ लिया जाए कल आपके, बताओ बैलेंस कौन करता है हमारे बॉडी को, बैलेंस कौन करता है, उसका पोस्चर कौन देता है, कोऑर्डिनेट कौन करता है हमारे बॉडी को, जो बैलेंस करता है वो कौन सा पोर्शन करता है, वो सीरिबेलम करता है। और एक चीज और पूछा जाता है, बताओ इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, कौन सा एक्शन, इनवॉलेंट्री कभी भी बोले तो आप बोलना मेडुला या मेडुला ऑब्लोंगाटा, दोनों बात सेम है, उसको शॉर्ट में मेडुला भी लिख लेते हैं। बहुत बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, सर हमने तो मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ा, आपने मेडुला क्यों लिखा है, तो भाई मेडुला और मेडुला ऑब्लोंगाटा दोनों सेम बात है। एक इसको कंट्रोल कर इनवॉलेंट्री,
इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन में जैसे कि आपका क्या हो गया भाई, जैसे अगर कल को पूछ ले भाई बताओ हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है, जैसे हार्ट बीट हो गया, क्या ये आपके कंट्रोल में ना भाई। इनवॉलेंट्री एक्शन किसको कहते हैं, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है उसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। जैसे आपका हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। तो हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करेगा, ब्रेन का कौन सा पोर्शन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे देखो ब्रीथिंग हो गया, नॉर्मल ब्रीथिंग, क्या आपके कंट्रोल में है ब्रीथिंग, वो तो भाई आप सोए हैं तो फिर भी वो ब्रीथ मतलब सांस लेना देना चलता ही रहता है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको भी मेडुला करेगा। आपसे पूछा था स्वीटनिंग, स्वीटनिंग भी कंट्रोल कौन करेगा, स्वीटनिंग एग्जाम में आता है, बताओ स्वीटनिंग कंट्रोल कौन करता है, आप क्या बोलोगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सिंपल वर्ड में जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करेगा। बॉडी का बैलेंस, बॉडी का प्रेशर कंट्रोल कौन करेगा, सीरिबेलम करेगा। थिंकिंग और मेमोरी मतलब इंटेलिजेंस वाला पोर्शन को कंट्रोल कौन करेगा, आप क्या बोलोगे, सीरिब्रम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कॉमन नेम ऑफ एंक्लोस्टोमा। आसान से क्वेश्चन बताएं, ये आपका एनिमल किंगडम अगर आपने पढ़ा हो उसी से क्वेश्चन है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है आपका हुक वर्म। क्या होता है भाई, हुक वर्म होता है। चलो बताओ राउंड वर्म का कॉमन नेम क्या होता है, राउंड वर्म का कॉमन नेम हमें अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे आप राउंड वर्म का कॉमन नेम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका जो कॉमन नेम होता है एस्केरिस, आपने एक पढ़ा होगा ना एस्केरिस। ये क्या होता है भाई, ये किसका कॉमन नेम है, ये है राउंड का कॉमन नेम है। उसी टाइप से अगर आपसे बोले फ्लेनेरिया वर्म, तो बताओ ये क्या काउज करता है, आपने एलिफेंटियासिस पढ़ा होगा, देखो ये 11th का टॉपिक है। तो एलिफेंटियासिस जो होता है वो फ्लेनेरिया से होता है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्विस्टम बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। जो इक्विस्टम है मेरे भाई, ये बताएंगे प्लांट के किस ग्रुप से बिलोंग करता है। प्लांट में टोटल कितने किंगडम होते हैं, आप क्या बोलोगे, थैरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सब में से ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, ये पूछा गया है, मतलब एग्जाम्पल दे दिया है आपसे, इसलिए एग्जाम्पल भाई एक एक किंगडम का एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लेना। तो बताएंगे क्या भाई, टेरिडोफाइटा। ये क्या है, टेरिडोफाइटा है। तो टेरिडोफाइटा के बारे में एक चीज और जान लेना, और उससे पहले मैं आपको इक्विस्टम के बारे में एक चीज और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए बताओ इक्विस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम कॉमन नेम में, कॉमन नेम इसका क्या है, हॉर्स टेल। इसी का कॉमन नेम क्या भाई, इसी का कॉमन नेम है हॉर्स टेल। हॉर्स टेल घोड़े का पूछ है ना, हॉर्स टेल टाइप का। इसको ये मत बोलना सर ये घोड़े के पेच को बोलते हैं, अरे भाई वैसा दिखता है इस वजह से इसको हम हॉर्स टेल कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। उसी टाइप से मेरे भाई जो आपका जिम्नोस्पर्म बताओ, जिम्नोस्पर्म में कैसा कैसा प्लांट का ग्रुप है जिसके पास क्या सीड प्रेजेंट होगा, इसके पास बिल्कुल सर इसके पास तो सीड होगा, लेकिन वो कैसा सीड होगा, वो सीड जो होगा नेक्ड सीड होगा। कैसा सीड होगा, नेक्ड। आप उसको खुली आंखों से देख सकते हैं। ब्रायोफाइटा जो होता है और जो ये होता है थैलोफाइटा, ये दोनों नॉन वेस्कुलर होता है। इसके पास कोई भी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, एनएस लिख लो, तो एनवी सॉरी नॉन वेस्कुलर टिश्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इससे पूछा है विच डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू। बताइए कितना बेहतरीन, मैं अभी बता रहा था आपको, बताएंगे कि प्लांट किंगडम का कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। चलो वेस्कुलर टिश्यू से आप क्या समझते हो भाई मेरे दोस्त, वेस्कुलर टिश्यू कभी भी वर्ड आ जाए तो आपको दिमाग में आना चाहिए जिसके पास जाइलम और फ्लोएम है ना, दिमाग में सिंपल वर्ड में क्या आना चाहिए, वेस्कुलर टिश्यू होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, एक क्या होता है फ्लोएम। ये दोनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इन दोनों को ही हम कहते हैं फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम होता है, जल 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 मतलब कि जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम जाइलम कहते हैं। उसी टाइप से फूड 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 फ्लोएम, फूड फ्लोएम, तो जो फूड को कैरी करता है उसको हम फ्लोएम कहते हैं। तो पूछा है इसमें से बताओ किसके पास क्या नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। मैंने अभी देखो यहाँ पे जस्ट बताया था, जो बड़ा फैटा जो थैलोफाइटा है उसके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं सर, ब्रायोफाइटा जो है उसके पास क्या नहीं होता है, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 पूछा है, इसमें क्या पूछा गया, विच एमंग द विच क्या है इसमें भाई, प्लांट किंगडम विद विच डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम प्लांट विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू है, जिसमें स्पेशलाइज्ड ना, इसमें देखो तो आप, तो इसमें देखो बच्चे क्या बोलते हैं सर इसमें थैलोफाइटा क्यों ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा ले रहा हूँ। इसके अंदर देखो यार, इसके अंदर टिश्यू होते ही नहीं, सिंपल टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, सिंपल टिश्यू। जो थैलोफाइटा होता है इसके अंदर क्या होता है, या आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर कोई टिश्यू होता ही नहीं, आप सिंपल से ये बोल दो इसके ऊपर कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, इसको तो कट ही कर दो। लेकिन पूछा है स्पेशलाइज्ड, अगर स्पेशलाइज्ड वर्ड अगर आ जाए मतलब कि
टिश्यू है इसके पास कहीं ना कहीं, जो ब्रायोफाइटा है उसके पास टिश्यू है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। जो ब्रायोफाइटा है उसके पास टिश्यू है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, इस वजह से आपका इसका आंसर ब्रायोफाइटा जाएगा। बेस्ट ऑप्शन वही होगा। अगर एग्जाम में ब्रायोफाइटा ना होता तो आप थैलोफाइटा भी लगा सकते थे। ठीक है भाई, तो डाउट क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following tissue provided tensile strength, elasticity and mechanical strength to the प्लांट? इसमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि क्या प्रोवाइड करता है भाई, स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ध्यान रखना, सब वर्ड तो ठीक है लेकिन इलास्टिसिटी वर्ड कभी भी आ जाए तो आप हमेशा न हमेशा आंसर किस में जाएंगे, कोलन कायमा में जाएंगे। कहाँ गिवन भाई, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। इलास्टिसिटी वर्ड आते ही आपके दिमाग में कोलन कायमा ही जाना चाहिए, बाकी टेंसाइल स्ट्रेंथ दिमाग ना उसको मत सोचना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मत सोचना। लेकिन अगर इलास्टिसिटी वर्ड आ जाए मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है वह एक ही ऐसा टिश्यू है जो कि क्या देता है भैया, प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वो टिश्यू एक ही है जो कि है कोलेन कायमा। जो आपका जो कोलेरेन कायमा है बोलेंगे इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अंदर पूछा जाता है आप क्या बोलोगे सर, इसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस होता है। उसी टाइप से जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन बताओगे इसमें से डेड कौन सा होता है, जैसे पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, है ना, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, ये तीन जो होता है देखो, ये तीन कैसे होते हैं आप क्या बोलोगे सर, ये तीनों के तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। ये तीनों के तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। उसी टाइप से अगर पूछा जाए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बताओ कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे सर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बस दो ही है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ऑलरेडी मैंने बता दिया इसके बारे में, आई होप कि आपको ये भी क्लियर होगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर एक होता है पेरेन कायमा, दूसरा होता है कोलेन कायमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन कायमा। इसके अंदर से मेरे भाई जो आपका स्क्लेरेन कायमा है, स्क्लेरेन कायमा है वो जो किस नेचर का होता है, ये होता है डेड। ये क्या होता है, ये होता है डेड नेचर का। अगर कोई भी चीज डेड होता है तो पता बहुत रिजिड, वो क्या बहुत रिजिड हो जाता है, मतलब बहुत कड़ा हो जाता है ना। तो ये किस नेचर का होता है, रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी अगर आपसे पूछ लिया जाए आप क्या बोलोगे सर, रिजिडिटी। अरे दो दो जी क्यों लगा दिया, तो रिजिडिटी जो प्रोवाइड करता है मेरे भाई वो प्रोवाइड करता है आपका स्क्लेरेन कायमा प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन। कैसा वाला क्वेश्चन, बच्चों वाली क्वेश्चन। तो बताएंगे जो आपका राइबोसोम होता है वो उसका मेन फंक्शन क्या है, क्या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन मेरे भाई आपके एग्जाम में थोड़ा सा लेवल अप अब आने लगा है, तो आपसे पूछा जाता है बताओ को इसमें से राइबोसोम जो होता है, आपको पता है राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोकार्योटिक यानी यूकार्योटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मुझे बताएंगे प्रोकार्योटिक में किस टाइप का राइबोसोम होता है और यूकार्योटिक में किस टाइप का राइबोसोम होता है। तो प्रोकार्योटिक में हमेशा याद रखना, प्रोकार्योटिक में होता है 70s राइबोसोम और यूकार्योटिक में होता है 80s राइबोसोम। बाकी इसका जो मेन फंक्शन होता है, चाहे वो प्रोकार्योटिक में हो चाहे वो यूकार्योटिक में हो, उसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। आते हैं देखते नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे भाई, टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन मटेरियल डेट इंटर इन द सेल। क्या है, डिस्ट्रॉय मटेरियल को इंटर होने मतलब कि डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन मटेरियल बनना है भाई। ये जो काम होता है ये काम होता है लाइसोसोम, जिसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ इसमें से लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है। तो लाइसोसोम इसका फंक्शन होता है भाई डिस्ट्रॉय करना फॉरेन मटेरियल को, तो याद रख लीजिएगा। टू मेंटेन द ऑस्मेटिक प्रेशर इन सेल वॉल, भाई ऑस्मेटिक प्रेशर को जो मेंटेन करता है, कभी भी ऑस्मेटिक वर्ड आ जाए और पूछा जाए बताओ ये कौन हेल्प करता है इस चीज को, तो ये हमेशा हमेशा इसका जो ये मेन किसका फंक्शन, वैक्यूल का। आपने सुना होगा जो वैक्यूल होता है उसका ये फंक्शन होता है। ठीक है भाई, टू फॉर्म द सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क, भाई ये तो हम सब जानते हैं साइटोस्केलेटन। स्केलेटल देखो, स्केलेटल फ्रेमवर्क वर्ड आ जाए, स्केलेटल आ जाए तो याद रखना ये जो होता है ये साइटोस्केलेटल होता है, साइटोस्केलेटल। ये देखो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाई मेरे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। प्लीज अच्छे से जो जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप याद रखते जाना। और पीवाईक्यू हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, आप जो है कि भाई क्या करो सिर्फ ऑप्शन में ABCD 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन कर लीजिए, तो उसको पीवाईक्यू करना नहीं कहते मेरे भाई, उसको पीवाईक्यू करना नहीं कहते, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है ई कुलाई एंड सल्मोनेला आर एग्जांपल। अब जो ई कुलाई है और सल्मोनेला है वो किसका एग्जांपल है इसमें से। ये जो एग्जांपल होता है इंटरमेबा का एग्जांपल होता है और वो गिवन आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। इसका सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। से एग्जाम में देखो ये एक ऐसा
बैक्टीरिया है ना, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी में अरे सर बॉडी में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल मेरे भाई, ये जो होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन, आप सिंपल से समझ लो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ना, लार्ज उसको अभी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में इंटेस्टाइन हो तो इंटेस्टाइन लगाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन तो वो लगा देंगे, स्मॉल होगा तो वो लगा देंगे, जो गिवन होगा वो लगा लेना। तो इसका जो मेन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेरे भाई, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो इंट्रोबैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे भाई एक और याद मैं आपको बता दूं साइनोबैक्टीरिया का, तो आपको पता है साइनोबैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, तो याद रख लेना। साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अलगी। क्या है भैया, ब्लू ग्रीन अलगी। और इसी को इसका मेन जो फंक्शन है, देखो एक ही ऐसा बैक्टीरिया है अभी तक इस दुनिया में जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए बताओ कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है भैया, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, आप क्या बोलोगे सर, वो जो है साइनोबैक्टीरिया है। तो आपके लिए एक होमवर्क मैं बता दूं, पूछ लेता हूं आपको, बताओ इसके अंदर क्या कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिस सोइल ऑर्गेनेल्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये आपके लिए होमवर्क आप सर से जरूर करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, देखो इसमें क्या है, ग्लिंडिंग एंड बडिंग बैक्टीरिया इसको छोड़ दो, एक्टिव एक्टिनोमाइसिटिस ये भी आपका फिलामेंटस अलगी होता है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो लिगामेंट और इलास्टिक स्ट्रक्चर बीच कनेक्टेड। देखो मेरे भाई अभी मैं जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था मैं आपको वहां पे बताया था कि लिगामेंट का फंक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखो कितना पूछा गया, कितना आसान है। तो BLB मतलब कि जो बॉन्ड को बॉन्ड से कनेक्ट करे उसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट। देखो बी बॉन्ड टू बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका जैसे कि लिगामेंट हो गया। अब मुझे बताएंगे उसको हम वो कौन सा क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन को मसल से कनेक्ट करता है ना, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। तो देखो BLB एक तो आपको पता है लिगामेंट, तो दूसरा क्या होता है टेंडन होता है। तो जो टेंडन होता है वो किसको किससे कनेक्ट करेगा, बोन को किससे कनेक्ट करेगा, मसल से कनेक्ट करेगा। तो याद रख लीजिएगा, अगर एक याद है तो देखो मैं आपको यहाँ पे लिख BLB, तो ये तो आपको पता है बोन से बोन कौन कनेक्ट करेगा भाई, लिगामेंट। अब फिर यहाँ पे क्या लिख लें भाई, आपका T है तो TM कर दो, TM तो मतलब कि बोन को जो मसल से कनेक्ट करेगा उसको हम लिगामेंट कहते हैं। तो ये अब तरीका क्या होता है, BLB TM जो होता है ये इस तरीका होता है याद करने का, मतलब बोन से बोन लिगामेंट और बोन से मसल से क्या हो गया भाई टेंडन। तो ये तरीका होता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मोनोकोट स्टीम रूट एंड लीव्स डू नॉट हैव। जो मोनोकोट स्टीम है, मोनोकोट स्टीम रूट के पास क्या नहीं होता है, तो कौन से, आप देखो यहाँ पे टिश्यू का टाइप गिवन है, तो बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि किस में नहीं होता है, मोनोकोट में प्रेजेंट होता है। ना ही उसके स्टीम में प्रेजेंट होता है, ना ही उसको रूट में प्रेजेंट और ना ही उसके लीफ में प्रेजेंट होता है। तो इसके पास कभी भी कोलेनकाइमा नहीं होता है ना। कौन सा टिश्यू नहीं होता भाई, कोलेनकाइमा इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी जो स्क्लेरेनकाइमा है ये भी प्रेजेंट होता है, पेरेंकाइमा होता है, कोलेरेनकाइमा भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। अब कोलेरेनकाइमा का मुझे बताओ क्या फंक्शन है, क्या मैंने बताया था, क्या मैंने बताया, जल्दी बोलो भाई। आप बोलोगे सर ये कैसे है, तो भाई इसका फंक्शन क्या होता है, सर इसका फंक्शन तो भैया आपने जस्ट बताया था, इसका काम होता है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाना। भाई मेरे ये बताओ फोटोसिंथेसिस तो भाई चाहे वो मोनोकोट हो डाइकोट दोनों में होता है, तो भैया बिल्कुल ये तो प्रेजेंट होगा, और ये जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फिर ये आपके लीफ में प्रेजेंट होगा। याद रख लेना, जो कोलेनकाइमा होता है वो प्लांट के जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट में, वो हमेशा ना हमेशा लीफ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि एनाकोंडा स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द रिवर नेम में। बताएंगे इसमें कौन सा एनाकोंडा है जो कि सबसे ज्यादा पानी में आता है, बताएंगे भाई, सिंपल सा है, अमेज़न, है ना। ये तो डायरेक्ट इसमें कुछ कंसेप्ट बताने का है नहीं। चलिए देखते हैं, नेम द मैमल से डेट ले एग। सिंपल सा भाई, चलो एक चीज मुझे बता दो, ऐसा मैमल से जो कि अंडा देता है उसको हम क्या कहेंगे, ओविपोरस कहेंगे या विविपोरस कहेंगे। तो मुझे बताएंगे जो अंडा देता है, अंडा आपको कुछ कैसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है ना कुछ, कभी लायो मार्केट से अंडे, यस सर लाया हो ना, तो बताओ ऐसा नजर आता है, हाँ बिल्कुल आता है भाई। तो देखो इसी में क्या है, ओवी कर दो, मतलब जो भी ओविपोरस एनिमल होते हैं वो अंडा देते हैं। तो पूछा बताओ इसमें से कौन सा है जो कि अंडा देता है, जो वेल होता है अंडा नहीं डायरेक्ट बच्चे देते हैं, तो ये आपका विविपोरस हो गया। ठीक है भाई, ये कैसा हो गया, ये आपका हो गया विविपोरस। वेस्टर्न ग्रे ये भी आपका विविपोरस होता है, ये भी सिंपल से याद कर लेना भाई, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयु अच्छा 18 क्वेश्चन थे, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा भाई, पीवाई को जरूर कीजिए।
पीवाईक्यू करने से बहुत बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में का जो मेन सिलेबस है वो आपका 11th भी है और कहीं न कहीं आपका 9th भी है और 10th तो है ही है। मतलब कि देखो ये 3 पढ़ना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। इन सब का शॉर्टकट अगर आपको एडमिशन चाहिए, है ना? इन सबको एक ही साथ आपको पढ़ना है तो आप पीवाईक्यू कीजिए और ख़ास पे जब मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ उसको ज़रूर करना क्योंकि आपको पता है मैं एक-एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। इसलिए आप पीवाईक्यू करते रहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख़्याल रखिए और अच्छे से बस पढ़ते रहिए।